नमस्कार। प्रस्तावना के वीडियो की श्रृंखला में अगला वीडियो है। इसमें हम प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, उनका उल्लेख करना चाहेंगे। पहला जो कथन है वो है न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर का, जिन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। यानी प्रस्तावना हमारे संविधान को समझने की एक आधारभूत कुंजी है। ये ऐसा मार्गदर्शक निर्देश है संविधान में, जिससे हम अपने संविधान को समझ सकते हैं। कहीं कोई शब्द अस्पष्ट है या किसी संदर्भ में संविधान को समझने के लिए हमें किसी निर्देश की आवश्यकता है तो हम प्रस्तावना की मदद ले सकते हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में दूसरा उल्लेख है के.एम. मुंशी का, जिन्होंने कहा है कि प्रस्तावना हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना देश की राजनीतिक जन्म कुंडली है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। नानी पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। डॉक्टर सुभाष कश्यप, जो लोकसभा के पूर्व सचिव रहे हैं, उनके अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। हम जानते हैं कि डॉक्टर सुभाष कश्यप भारतीय शासन और राजनीति पर बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने हमारी संसद, हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान नाम से महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कहा है कि प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा है। यानी उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला हमारा बिंदु है प्रस्तावना की संशोधनीयता। हम देखते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद प्रस्तावना सहित मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं कर सकती। जब हम देखते हैं कि नीति निर्देशक और मूल अधिकारों को लागू करने के संदर्भ में संविधान के लागू होने से के प्रारंभ से ही एक संघर्ष चलता रहा है, जिसमें कुछ मामलों में कोर्ट ने मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी तो कुछ में नीति निर्देशक तत्वों को, और लास्ट में ये परिणाम आया कि एक समन्वित दृष्टिकोण हमारे सामने आया। इस दृष्टि से जो गोलकनाथ है, इसमें न्यायालय ने मूल अधिकारों को, प्रस्तावना को संसद द्वारा असंशोधनीय माना था। लेकिन केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला फैसला पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी हम प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हैं और उनको हम संशोधित नहीं कर सकते। ऐसा ही एक शब्द पंथनिरपेक्षता है, हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ये सब हमारे मूल ढांचे से संबंधित हैं, जिन्हें हम या हमारी संसद संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकती। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। एक और प्रस्तावना से संबंधित मुद्दा यह है कि क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो इस मामले में खुद न्यायालय ने ये कहा है कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या न्यायालय प्रस्तावना को प्रवर्तित नहीं करा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957 में न्यायालय ने
दिया था। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रस्तावना के संबंध में हैं, जिन पर हम प्रकाश डालेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि अपने किस निर्णय में न्यायालय ने प्रस्तावना को अपरिवर्तनीय बताया? ए. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस 1957, ब. बेरुबारीवाद 1960, स. केशवानंद भारतीवाद 1973, द. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994। इसमें उत्तर है ए. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस 1957। दूसरा क्वेश्चन है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों का संघीभूत रूप है? विकल्प ए. बेरुबारीवाद 1960, ब. केशवानंद भारतीवाद 1973, से सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989, और द. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए. बेरुबारीवाद 1960। यानी बेरुबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों का संघीभूत रूप है। तीसरा प्रश्न है, भारत में संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? विकल्प ए. ऑस्ट्रेलिया, विकल्प ब. स्विट्जरलैंड, विकल्प से अमेरिका, विकल्प द. फ्रांस। उत्तर है से अमेरिका। अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं। विकल्प है हम भारत के लोग, ब. जनता के जनतंत्र, से जनता के लोकतंत्र, द. प्रजातांत्रिक सरकार। उत्तर है ए. हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि सत्ता का स्रोत जनता है। विकल्प है सत्ता का स्रोत जनता है। विकल्प ब. भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। विकल्प से भारत राज्यों का एक संघ है। विकल्प द. भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत नहीं है। इसमें उत्तर द है, भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी यानी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। हमारा राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? विकल्प है पंथनिरपेक्ष, विकल्प ब. समाजवादी, विकल्प से गुटनिरपेक्ष, विकल्प द. अखंडता। उत्तर है से गुटनिरपेक्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, संसद में, राष्ट्रपति में। उत्तर है ए. जनता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए. 3, विकल्प ब. 4, विकल्प से 5, विकल्प द. 6। उत्तर है से 5 प्रकार की स्वतंत्रता का, जिसमें विश्वास की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की और विचार की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए. 2, विकल्प ब. 3, विकल्प से 4, विकल्प द. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए. 2, यानी 2 प्रकार की समता का या समानता का उल्लेख संविधान में की प्रस्तावना में किया गया है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा का किस देश के संविधान से ली गई है? यानी हमारे
जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा किस देश से ली गई है? विकल्प है अमेरिका, विकल्प ब ऑस्ट्रेलिया, विकल्प से जर्मनी, विकल्प द फ्रांस। उत्तर है विकल्प ब ऑस्ट्रेलिया। यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके साथ ही हमारा प्रस्तावना वाला अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।